नमस्कार, आप सभी को मेरा प्यार से राम राम। आज मैं एक शुरुआत कर रहा हूँ अपने एक YouTube चैनल के माध्यम से, YouTube वीडियोस के माध्यम से, जिसमें मैं रोज राजनीतिक मुद्दों पर चर्चाएं करूँगा। देश में जो राजनीतिक माहौल है या जो विदेश में राजनीतिक माहौल है, देश में चल रहे राजनीतिक माहौल से क्या आम जनता पर, देश पर प्रभाव पड़ेगा, या फिर जो विदेशी राजनीति जिसे हम अंग्रेजी में जियो पॉलिटिक्स का नाम देते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश को, उन सब पर चर्चाएं होंगी और बिल्कुल निष्पक्ष होगी जी। तो अगर हम देश की राजनीति की बात करें तो बीते 2-2.5 हफ्ते 3 हफ्ते से 2 शब्द बड़े ट्रेंडिंग में है, जो न्यूज चैनल्स में, रेडियो पॉडकास्ट में, न्यूज पॉडकास्ट में, अखबार में बहुत ट्रेंडिंग में। विपक्षी एकता, तो जो इन सबको फॉलो करते हैं, न्यूज चैनल्स को, अखबार को, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। विपक्षी एकता क्या है, क्यों है, मतलब क्या है, इसका मकसद है, सबको पता है। पर जो नहीं इसे फॉलो करते उनके लिए मैं बताना चाहूँगा, ये विपक्षी एकता कुछ नहीं है। अब एक बात हम करना चाहेंगे, वहीं से हम इस अपने मुद्दे, आज के मुद्दे के बारे में हम शुरू करेंगे जी। विपक्षी एकता, पिछले महीने की 23 जून को विपक्षी दलों ने एक बैठक बुलाई पटना में। इसका नेतृत्व कर रहे थे जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और आरएलडी नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रताप यादव जी। क्यों बुलाई गई ये बैठक और क्या इसका मकसद था जी? आप सबको पता है, आपसे 9 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। अप्रैल में शुरू हो जाएंगे। उससे पहले अप्रैल में मतलब प्रचार प्रसार, मार्च के आखिर में प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा। फिर आचार संहिता से पहले तक सब प्रचार होंगे, सारी पार्टियां में दम लगाएंगी। तो सिर्फ वो 2 महीने दम नहीं लगाएंगे, अपनी राजनीतिक हुंकार भरनी पार्टियों ने, दलों ने शुरू कर दी है। चाहे वो एनडीए की पार्टियां हो, दल हो, राजनीतिक दल हो, या यूपीए के राजनीतिक दल हो, सब ने अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि ये लोकसभा चुनाव है, ना कि कोई विधानसभा या पंचायती या निगम चुनाव। तो इस बार इन विपक्षी दलों द्वारा ये फैसला लिया गया कि 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, केंद्र से हटाना है। इसलिए 15 विपक्षी दलों ने फैसला किया कि वो पटना में बैठक करेंगे। 23 जून को पटना में बैठक करेंगे। अब इन बैठक में कौन कौन सी पार्टियां आई और कौन कौन से बड़े बड़े नेता आए, उन सब थोड़े उनके मैं नाम बताना चाहूंगा। सारे नाम बताए तो समय ज्यादा लग जाएगा। देखिए, जेडीयू और आरजेडी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके अलावा कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव गुट, पीडीपी, डीएमके और कुछ अन्य पार्टी, और ऐसी कुछ तमाम बड़े नेता भी शामिल हुए, जैसे शरद पवार एनसीपी अध्यक्ष, राहुल गांधी कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष, और मल्लिकार्जुन खड़गे वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष, टीएमसी के तरफ से ममता बनर्जी जो कि टीएमसी की अध्यक्ष भी और बंगाल की मुख्यमंत्री भी है, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, डीएमके से आए, मतलब तमिलनाडु से एमके स्टालिन जो डीएमके के वरिष्ठ नेता है, साथ ही उमर अब्दुल्ला, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, और तमाम कुछ और नेता भी इस बैठक में आए। तो ये बैठक हुई, मीडिया कवरेज पूरा इस बैठक के लिए था, पूरा इस बैठक पे केंद्रित था कि क्या फैसला होगा, क्या होगा। उसके बाद ये बैठक संपन्न हुई। विपक्षी एकता यहाँ से लगा नीतीश कुमार को कि अब हमारे जो विपक्ष है वो मजबूत हो गई है, मतलब अब हम साथ लड़ेंगे, साथ जीतेंगे।
पर यहाँ पे हो गया खेला। खेला कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ। हम शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में अभी बीते 2 दिन में राजनीतिक उठापटक देखने को मिली। देखने को नहीं मिली, बिल्कुल एकदम घमासान हो चुका था। एनसीपी बिल्कुल टूट चुकी है। अब से बिल्कुल सटीक 1 साल पहले शिवसेना का भी यही हुआ था, जब एकनाथ शिंदे कई सारे विधायकों को लेकर गुवाहाटी चले गए। उसमें विधायक उसके बाद धीरे धीरे वहाँ गुवाहाटी के होटल में विधायक जुड़े, फिर एमपी जुड़े और कुछ और वरिष्ठ नेता भी शिवसेना के जुड़े। उसके बाद सरकार बनी, बीजेपी पे 105 थे, शिंदे पे भी इतने हो गए कि वो सरकार बना ले। तो ऐसा ही हूबहू अब हुआ। अजीत पवार दिन में ऐलान करते हैं कि हम 40 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है हमारे पास और अब हम महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगे बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के साथ। अब शिंदे गुट नहीं बोलेंगे, सिर्फ शिवसेना बोलेंगे हम जी। तो इससे मच गया घमासान, महाराष्ट्र में घमासान मच गया, राजनीतिक घमासान कि भैया क्या हो गया ये, कि मतलब चाचा ने वो भतीजे ने चाचा को धोखा दे दिया। लोग बोलने लगे जी तो गद्दार, ये वो। कोई नहीं, 2 दिन पहले ही जिस दिन बगावत हुई उस दिन, हालांकि तैयारी बगावत की बहुत पहले हो गई थी, अखबारों में आर्टिकल में। अजीत पवार ने वैसे बहुत पहले ही कह दिया था कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, हम बीजेपी के साथ जाएंगे, और मतलब क्लियर नहीं बोला था कि हम सरकार बनाएंगे, पर एक संकेत दिया था। ये मार्च अप्रैल में ही संकेत मिलने शुरू हो गए थे। अब ये संकेत बीजेपी के साथ आना, बीजेपी में एक बात ध्यान रखिए, अजीत पवार बीजेपी के साथ नहीं जुड़े, वो एनसीपी में ही हैं, बीजेपी के साथ सरकार में जुड़े हैं। और ये जो था ये 2019 में भी हुआ था, जब बीजेपी और शिवसेना ने सरकार बनाई, वो साथ में चुनाव लड़ा और सरकार बना रहे थे। तो फिर एनसीपी ने साथ में तीन पार्टियों ने सरकार बनाई। उसमें आज अजीत पवार दोनों गुटों की तरफ से आज ताकत दिखाई गई। अजीत पवार इधर रोड शो कर रहे, शरद पवार उधर रोड शो कर रहे, दोनों तरफ से इमोशनल कार्ड खेला गया। तो अजीत पवार ने यही कहा कि हम तो 4 साल पहले ही बीजेपी के साथ आना चाहते थे। मुझे शरद पवार जी ने, चाचा ने, उनके चाचा हैं, चाचा ने मुझे विलन बना दिया। पहले एक होटल में उन्होंने ये कहा, बहुत बड़ा आरोप लगाया, उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की और एनसीपी की एक बैठक हुई एक होटल में बैठक हुई। तो उस पे ये आरोप लगा शरद पवार पे। तो शरद पवार गुट के जो विधायक थे, नेता थे, उन्होंने कहा ये तो जी सत्ता के लिए लालची हो गए और ये अपना झूठ फरेब बोल रहे हैं, शरद पवार जी को फंसा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। अब एक बात बताइए, कहते हैं ना जैसी करनी वैसी भरनी। 40 साल पहले शरद पवार ने भी यही किया था। महाराष्ट्र में अपने 40 विधायक लेकर गए और एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन पार्टी बना ली थी। उसके 15 साल, मतलब अब से 25 साल पहले हम लगाए, हाँ, उसके 15 साल बाद, और अब से देखिए 25 साल पहले शरद पवार ने एनसीपी बनाई, जहां वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हुए, क्योंकि तगड़े नेता थे। उन्होंने भैया उन दांव पे जाते थे। बाला साहिब ठाकरे के बाद कहा जाता था उन्हें सबसे बड़ा नेता महाराष्ट्र का, चाणक्य भी कहा जाता था। लेकिन क्या हुआ, चाचा है तो घर के ही, चाचा को धोखा दिया अजीत पवार ने। धोखा कहें ना कहें, जैसी करनी वैसी भरनी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन अजीत पवार को दिखा कि भैया यहाँ पर सही है, यहाँ पर जाना चाहिए,
यहाँ पर सरकार बनाना चाहिए, क्योंकि वो 4 साल पहले भी उनकी मंशा थी। 4 साल पहले उनकी जो बगावत थी अजीत पवार की, वो शरद पवार ने कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी सरकार बनाकर वो दबा दी। वो 4 साल शांत रहे। फिर जब पिछले साल 2022 में शिवसेना शिंदे गुट अलग हुआ और बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तो फिर ये मुद्दा फिर तूल पकड़ा। अभी जो अजीत पवार का ये भी कहना था कि हम तो पिछले साल ही आना चाहते थे, लेकिन हमने बात भी करी थी शरद पवार से, लेकिन शरद पवार नहीं माने। शरद पवार ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, ये सब। तो जो विपक्षी एकता की बात कर रहे थे हम, उसमें सबसे बड़ा चेहरा था शरद पवार। अब जो अपने राज्य में अपने घर के आदमी को नहीं संभाल पाया, उससे जनता क्या अपेक्षा करेगी? वो विपक्षी एकता के नाम पर क्या कर लेगा? नहीं, क्या कर लेगा? लोग यही कह रहे हैं। इसलिए आज बहुत सारे लोग अजीत गुट के साथ भी शामिल, अजीत गुट के साथ बहुत सारे जो लोग थे उनके जनसभा में आए। जितनी भीड़ शरद पवार की जनसभा में थी, उतनी ही भीड़ अजीत पवार के जनसभा में थी। और नारा यही लग रहा था, अजीत दादा आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। अब ये तो रही महाराष्ट्र की बात। अभी इस महाराष्ट्र की जो सियासत है, इसमें और फेर बदल होंगे, फिर बदल होगा, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरे राज्यों के बारे में, जहाँ पे उठापटक, जहाँ पे हलचल बड़ी तेज है। कि मतलब बीजेपी ने देखा कि भैया ये जो 15-16 पार्टियां हैं, ये अपना खेल खेल रही हैं, खेलने दो, इसमें बड़ी बड़ी सारी ये पार्टियां हैं, खेलने दो। अब जब हमारी बारी आएगी, हम दिखाएंगे कि क्या होती है एकता, क्या होती है ताकत। अब बिहार से खबर ये आई कि भैया जेडीयू में उठापटक चल रही है, जेडीयू में कुछ सही नहीं चल रहा, आरजेडी के कुछ विधायक नाराज चल रहे हैं। इसलिए जेडीयू जो बिहार के मुख्यमंत्री है, उन्होंने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी से मुलाकात की। ये परसों की बात है, तकरीबन 1.5 घंटे मुलाकात हुई। इसके बाद जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो आकलन लगाने लगेगी, जी ये तो है, कुछ तो गड़बड़, कुछ तो अंदर हलचल चल रही है। इसके अलावा अगर हम यूपी में जाएं तो सपा का साथ आरएलडी छोड़ सकती है। जयंत चौधरी कभी भी एनडीए में शामिल हो सकते हैं, गठबंधन कर सकते हैं। दूसरी तरफ ओपी राजभर ने भी अपना पाला बदल लिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि एसपी के कुछ विधायक भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इतनी टूट चल रही है। अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। चाचा शिवपाल यादव के साथ कैसा व्यवहार किया अखिलेश यादव ने, या अपने बाप को किस तरीके से, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को किस तरीके से बेइज्जत करा, ये पूरे देश के सामने है। अब हम पंजाब की तरफ जाएं तो खबर ये भी आ रही है कि कभी भी आजकल में जो अकाली दल एनडीए से अलग हुई थी, वो कभी भी एनडीए में दोबारा शामिल हो सकती है। क्योंकि ये छोटी छोटी आरएलडी हो गई, अकाली दल हो गई, या फिर और कुछ पार्टियां हो गई, इन्हें पता है कि इनका राजनीतिक वर्चस्व खत्म होने की कगार पर है, तो क्यों ना वापसी अपनी गलती सुधारी जाए। उसके बाद हम कर्नाटक की तरफ चले जाएं। जेडीएस भी एनडीए में शामिल हो सकती है। उसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस, जो पहले एनडीए से अलग हो गई थी, वो दोबारा एनडीए में शामिल होने के लिए आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आज मोदी जी से मुलाकात करी है। तो अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि बहुत जल्दी, हालांकि राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वाईएसआर कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं। अब भैया क्या करें छोटी पार्टियां, इसलिए वाईएसआर कांग्रेस भी चाहती है कि वो एनडीए में दोबारा शामिल हो जाए। अब बात करते हैं हम कुछ और पार्टियों की, जैसे कुछ अभी तो कर्नाटक में भी बात हुई थी कि कांग्रेस टूट सकती है, दोबारा कर्नाटक में सरकार बन सकती है, पर वो
जिस तरीके से माहौल है, अगर जेडीएस और बीजेपी एक हो जाए तब भी 85 सीट ही बनेंगी, पर बहुमत के लिए 113 सीट चाहिए। तो मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे क्या सबको मुश्किल लग रहा है कि कुछ होगा कर्नाटक में। तो इसके अलावा आम आदमी पार्टी, जो सबसे नई नवेली पार्टी, सबसे चर्चित होते हैं ना, वो सबसे चंचल बच्चे, वो है। देखिए, कांग्रेस अब आम आदमी पार्टी ने इमोशनल और मेंटली टैक्टिक्स वाला गेम खेलना शुरू कर दिया। देखिए क्यों खेला ये, अब थोड़ा अभी इस पर देखिए। शराब नीति पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को घेरा, लेकिन जब अब से कुछ महीने पहले सीबीआई ने राहुल गांधी को तलब करा था, तो आम आदमी पार्टी ने उसका विरोध करा था। उसके बाद जब अभी पटना में जो आम आदमी पार्टी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुई, उसमें वो चाहती थी कि जो केंद्र सरकार दिल्ली में अध्यादेश ला रही है उस पर कुछ बोले कांग्रेस, पर उसने नहीं बोला। ये वो चिढ़ गए, केजरीवाल जी चिढ़ गए कि भैया क्यों नहीं बोला। तो इसलिए उन्होंने अब क्या किया है, पंजाब सरकार ने मेंटली टैक्टिक्स खेलने के लिए जो तत्कालीन पंजाब सरकार के मुख्यमंत्री कैप्टन और जेल मंत्री रंधावा को एक नोटिस दिया है और उनका विरोध किया है। उन पर आरोप लगाए हैं कि मुख्तार अंसारी को आपने तमाम सुविधाएं दी, जो एक वीआईपी सुविधाएं होती हैं वो आप सबने दी एक गैंगस्टर को, जो किसी भी एक छोटे छोटे अपराधी, चोर चक्के तक को कुछ मुहैया नहीं होता, कपड़े, दाल, रोटी ये सब ही जेल में मिलता। आपने उसे वीवीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया? इसके लिए उसने पंजाब सरकार ने तत्कालीन पंजाब सरकार को घेरा है, मुख्यमंत्री और जेल मंत्री को। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को इमोशनली घेरना चाहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता के नाम पर क्या विपक्ष सच में एकता दिखा रहा है? अगर मेरे हिसाब से तो अगर विपक्षी एकता अगर ये बात करें मुद्दों की, वो हमेशा कहती है कि हमें मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, मोदी को हटाना है, मोदी ये मोदी वो। अब लोग समझ चुके हैं कि भैया इन पे कुछ नहीं है, इनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव है मोदी को हटाना, इनका कोई मोटिव नहीं है। इनके लोग विदेश में जाकर, मैं नाम नहीं लूंगा, विदेश में जाकर बुराई करते हैं देश की। अमेरिका में नाम ले लेते, चलो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में कुछ दिनों पहले, 20 दिन पहले एक न्यूयॉर्क में सभा करी। जब मोदी जी न्यूयॉर्क वहां गए थे अमेरिका, उससे एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले एक सभा करी जिसमें सैम पिटोदा, जो ओवरसीज कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उन्होंने आयोजित करवाया। उसमें खालिस्तान समर्थक नारे लगे। अब क्यों लगे ये इनसे पूछो, कोई जवाब नहीं है। उसके बाद जब खालिस्तान समर्थक नारे लगते हैं तो भैया ये बेशर्मी से राहुल गांधी जी बोलते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मुझे समझ नहीं आता किस मुंह से बोलते हैं। उससे पहले ऑक्सफोर्ड में जाकर ये देश की बुराई करते हैं। इन्हें लगता है देश में अल्पसंख्यक खतरे में है, पर इन्हें अफगानिस्तान में मुसलमान, चीन में मुसलमान और जगह जगह पे मुसलमान खतरे में नहीं लगता, बस भारत में लगता है। और असलियत ये है कि भारत में जितना मुसलमान सुरक्षित है, जितना भाईचारा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है, वो कहीं है ही नहीं। तो मेरे हिसाब से अगर विपक्ष मोदी मोदी ना करके देश हित के मुद्दों की बात करे, आम जनता के मुद्दों की बात करे, तो क्यों ना वोट मिलेगा। इसीलिए तो ये पिछड़ते गए हैं, कांग्रेस पिछड़ती गई। अब मात्र 7 राज्यों में कांग्रेस रह गई है, जिसमें 7 राज्य हैं जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि वो क्या पता रहे या ना रहे। तो मेरा
मत ये है कि विपक्षी एकता हल्की पड़ती जा रही है धीरे धीरे। जब से ये अंदर ही अंदर जब प्रदेश राजनीति में कलह पड़ रही है, तो मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रीय राजनीति इतनी ताकतवर हो पाएगी। क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा, शरद पवार इन 15 दलों में सबसे तगड़े नेता और सबसे अनुभवी नेता, और वो नहीं समझ पाए अपने घर वालों की चाल, अपनी पार्टी नहीं संभाल पा रहे। जहां उनके 12-13 विधायक हैं, अब 35 से 2/3 से ज्यादा विधायक अजीत पवार जी लेकर चले गए, तो अगर 35 से 36 विधायक भी हो गए, 36 से ज्यादा 36 भी हो गए, तो दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं होगा। और अब तो इलेक्शन कमीशन में भी जा चुके हैं अजीत पवार गुट चुनाव चिन्ह के लिए और नाम के लिए, तो और अब तो एनसीपी अध्यक्ष भी घोषित कर दिया अपने आप को अजीत पवार ने। तो अगर ये दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं साबित होता, तो शरद पवार के हाथ से एनसीपी जाएगी, तो लोग कैसे भरोसा कर लेंगे। तो ऐसी ही राजनीतिक चर्चाओं के साथ के लिए मेरे साथ जुड़िए। राम राम।